तुम्हारी मैक्रो का ये लास्ट यूनिट है और 6 मार्क्स में आता है। 3 एमसीक्यूज और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का कंफर्म आता है। पूरी मैक्रो का ये सबसे इजी यूनिट है, लेकिन अगर यहाँ पर घुमा के सवाल आ गया ना तो तुम बना नहीं पाओगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। तो मेरे भाई, आज के इस एक वीडियो में हम लोग करेंगे पूरा का पूरा यूनिट, और इस यूनिट में हमने कवर करने हैं 2 चैप्टर्स। कौन से चैप्टर्स? बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज रेट। इजी चैप्टर्स है लेकिन कंसेप्चुअल है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन घुमा के आ गया और तुम्हें चीज़ों के टर्म्स के मीनिंग क्लियरली नहीं समझ में आया ना, तो तुम गलत आंसर लिखकर आ सकते हो और नंबर तुम्हारे फ्री फंड के कट जाएंगे। अगर तुम घबराए हुए हो, टेंशन में, और गलती से तुमने इस वीडियो पर क्लिक करा है और अब तुम्हारे मन में डाउट आ रहे कि क्या ये नया बंदा, क्या ये नया चेहरा मुझे पास करवा पाएगा इकोनॉमिक्स में या नहीं, तो यार मैं तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं, तुम ये पूरा वीडियो एक बार देख कर तो देखो। इतने अच्छे से मैं तुम्हें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरा का पूरा ये यूनिट कवर करूंगा। दोनों चैप्टर्स करा दूंगा इसी एक वीडियो में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। अब इसका एक बेनिफिट ये है कि एक तो तुम्हें पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस वे में क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ साथ कैसे तुम्हें आंसर लिखना है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या या डाउट जो मेरे भाई तुम्हारे अंदर है, वो मैं जानता हूं कि तुम्हें ना आंसर याद करने में दिक्कत होती है। तुम्हें लगता है कि यार ये थ्योरी मैं घर से याद करके तो जाता हूं, बट एग्जाम में पता नहीं क्या हो जाता है, मैं लिख नहीं पाता ठीक से। तो मैं जब तुम्हारे को आंसर समझाऊंगा ना, तो हर एक आंसर में ना मैं कीवर्ड्स अंडरलाइन करता हुआ जाऊंगा। तो तुम्हें ना उस आंसर के बस कीवर्ड अच्छे से याद करने हैं। कीवर्ड याद कर जाओगे, उसके बाद तुम अपने इकोनॉमिक्स का जो आंसर है ना अपनी लैंग्वेज में भी बना लोगे ना, तब भी तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे आंसर में ना वो जो टेक्निकल टर्म्स जो होनी चाहिए ना वो ऑलरेडी होंगी, क्योंकि वो मैं तुम्हारे को यहाँ पे मार्क करके दूंगा। तो जब हम इस तरीके से साथ में पढ़ेंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी बच्चा फेल हो जाए। और अगर तुम मेरी ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करोगे ना, तो तुम सिर्फ पास नहीं होगे मेरे भाई, तुम बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। तो इसी पॉजिटिविटी, इसी स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक समझेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की। और यहाँ पर ना कंफ्यूजन होती है, एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक टर्म हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में और एक पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओपी और बीओटी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों से रिलेटेड क्या क्या बेसिक्स हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हम चैप्टर को बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाई, इनको पढ़ने से पहले तुम्हारे को 4 टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी। पहली टर्म है विजिबल आइटम्स, ठीक है। पहली टर्म है विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स मतलब जो दिख रहा है, जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो विजिबल है। फिर अगली है तुम्हारे पास इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल जो नहीं दिख रहा, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, जो हमें नहीं दिख रहा, वो चीजें हो जाएंगी इनविजिबल आइटम्स में। फिर आते हैं तुम्हारे पास यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड। वन साइडेड का मतलब क्या है? जैसे मान लो बाहर के देश में हमारा कोई भाई रहता है, कोई दोस्त रहता है, वो हमारे को एक तरफा पैसा भेजे। मतलब जैसे बहुत सारे इंडिया में फैमिलीज ऐसी हैं जिनके बच्चे बाहर सेटल्ड है, तो वो अपने पेरेंट्स को पैसा भेजते हैं ना हर महीने, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से वन साइडेड ट्रांसफर हो जाएगा। गिफ्ट भी आते हैं, इस फॉर्म में गिफ्ट भी आते हैं, बाहर से रिलेटिव ने गिफ्ट दिया, गिफ्ट भी वन साइडेड होता है, जरूरी थोड़ी हमें गिफ्ट वापस भेजना है। आखिरी होता है कैपिटल ट्रांसफर, ठीक है, आखिरी होता है कैपिटल ट्रांसफर। तो अब आपको एक चीज समझनी है, अगर मैं खाली विजिबल आइटम्स की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं बैलेंस ऑफ ट्रेड की, बैलेंस ऑफ ट्रेड की, अगर मैं खाली विजिबल आइटम्स की बात करता हूं तो। और अगर मैं इन चारों की बात करता हूं तब मैं बात करता हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। जब मैं चारों की बात करता हूं, चारों में विजिबल आइटम्स इंक्लूडेड है, और खाली विजिबल आइटम की बात करता हूं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करता हूं। ये तुम्हारे को समझ में आना चाहिए। एक और बेसिक चीज हमारे को पता होनी चाहिए इस चैप्टर में, आपको बोलेगा इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बार बार बोलेगा, तो तुम्हारे को पता होना चाहिए इनफ्लो आउटफ्लो को हमें ट्रीट कैसे करना है। देखो, इनफ्लो आउटफ्लो में कभी भी ये मत सोचना कि सामान का इनफ्लो हो रहा है या गुड्स एंड सर्विसेज का आउटफ्लो हो रहा है, ये नहीं सोचना। आपको सोचना है कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर मान लो मैंने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट अगर मैं करूंगा सामान, एक्सपोर्ट मतलब बाहर के देश को हम अपने देश का बनाया हुआ माल बेचेंगे, तो अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो बाहर के देश से पैसा हमारे देश में आएगा, तो इनफ्लो होगा। तो इनफ्लो आपको सोचना पैसे का, कि नकद कैश आएगा कि नहीं आएगा। तो कैश अगर आएगा तो उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में, ठीक है। हमारे को बहुत सारी थ्योरी में ना क्रेडिट डेबिट वर्ड यूज करने पड़ेंगे इसके आंसर में, तो तुम्हें मीनिंग ही बता रहा हूं ताकि तुम्हारे को याद ही ना करना पड़े। तुम सिंपली ये सोचना, अगर पैसा बाहर जाएगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, पैसा अगर हमारे पास आएगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव साइड, इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव साइड, और इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव साइड। ये थ्योरी में जब हम आंसर लिखेंगे तब हमारे ये काम की चीजें रहने वाली हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें छोटे छोटे 1-2 कॉन्सेप्ट्स और हैं, अब जरा उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, और फिर हमारे को और ज्यादा क्लैरिटी
आ जाएगी। देखो यहां पे तुम्हारे पास टर्म आ सकती है बैलेंस्ड सरप्लस और डेफिसिट, ये तीन टर्म्स हमारे पास आ सकती है। और ये तीनों जो टर्म्स है ना, ये आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, मतलब बैलेंस बीओपी, बैलेंस बीओटी, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, डेफिसिट बीओपी, डेफिसिट बीओटी, कहीं पर भी ये चीज हम यूज कर सकते हैं। तो सिंपली याद रखना कि सरप्लस का क्या मीनिंग है कि रिसीट्स, यानी कि पैसे का आना, रिसीट्स जो होंगी वो ज्यादा होंगी पेमेंट से, पेमेंट या एक्सपेंडिचर कुछ भी लिख सकते हैं। और डेफिसिट का मतलब है कि पेमेंट ज्यादा होंगे, मतलब खर्चे ज्यादा होंगे और पैसे का आना कम होगा। और यहां पर दोनों चीजें बराबर होंगी, बैलेंस मतलब रिसीट्स और पेमेंट्स क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अब बीओटी में खाली गुड्स की बात करते हैं, विजिबल आइटम्स की, और बीओपी में सबकी बात करते हैं। अब इस चैप्टर में दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। आपको सिर्फ ये समझने की करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में ना कुछ चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ, उसको कहीं लिखना भी तो होगा ना। सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, उसको कहीं लिखना होगा। वन साइडेड ट्रांसफर हो रहे हैं, कहाँ से आ रहा है भाई हमारे देश में वन साइडेड पैसा, वो लिखना भी तो होगा ना। तो आपको सिर्फ ये समझना है, जो आपके पास ये तीन है ना, पहले तीन आइटम्स, इनकी सारी ट्रांजैक्शंस, ये पहले तीन आइटम्स, इनकी सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो लिखते हैं हम करंट अकाउंट में। ये सारी चीजें हम लिखेंगे करंट अकाउंट में। और जो हमारा फोर्थ है खाली कैपिटल वाला ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में। ये सारी बेसिक्स थे इस चैप्टर के। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो अब हम क्वेश्चन आंसर आराम से पढ़ सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं भाई, ये बेसिक्स हो गया, क्वेश्चन आंसर समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बीओटी और बीओपी का डिफरेंस। अभी मैंने तुम्हें सारी कहानी बताई है, अब एग्जाम में कैसे लिखना है वो सुन लो जरा, ताकि नंबर ना कटे, एग्जाम में हमें अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। देखो बीओटी बीओपी का डिफरेंस होगा, मैं हर चैप्टर में बता रहा हूं, आप बेसिस का कॉलम कंपल्सरीली बनाकर होगे, बेसिस का कॉलम कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा। मीनिंग, कंपोनेंट्स, कैपिटल ट्रांजैक्शन, किस बेसिस पे फर्क करने का कारण क्या है, किस बेसिस पे हम फर्क बता रहे हैं, ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। मीनिंग, कंपोनेंट्स, कैपिटल ट्रांजैक्शन, स्कोप, सेटलमेंट, ये तो भाई तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे डेफिनेशंस लिखिए, यहाँ पे क्लियर बोला है विजिबल आइटम्स, और यहाँ पे सारा कुछ प्रोवाइड द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक, ऑल मतलब सारी ट्रांजैक्शंस किसमें, हमारे देश के रेजिडेंट्स और बाहर वाले, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बाहर के देश के रहने वाले लोग। अब यहाँ पे ओनली विजिबल आइटम्स, यहाँ पे सारा कुछ, बीओपी में मैंने बताया सारा कुछ। इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल नेचर, इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ कैपिटल नेचर। ये चीज याद रखना, यहाँ पे कैपिटल नहीं आती और यहाँ पे कैपिटल ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करते हैं। ये नैरो कॉन्सेप्ट है, नैरो मतलब छोटा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट नहीं है। और जो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो आपको यहाँ क्लियर लिख रहा है कि जो बीओपी है इतना वाइडर कॉन्सेप्ट है कि उसके अंदर बीओटी समा जाता है, इंक्लूड हो जाता है। लास्ट पॉइंट थोड़ा सा याद करने वाला है, ठीक है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड का मान लो नेगेटिव बैलेंस है, अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव बैलेंस है, तो हम वहां से बैलेंस ऑफ पेमेंट में से थोड़ा सा पैसा निकालकर एडजस्ट कर सकते हैं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहने की कोशिश कर रहा है, बट रिवर्स ट्रू नहीं है। तो ये सारे बेसिस और मीनिंग मैंने तुम्हें अभी समझाया इंट्रोडक्शन में। बेसिस याद करके जाना, डेफिनेशन वाला पॉइंट याद करके जाना, और इससे आगे का तो तुम आराम से बना लोगे। अगर तुम्हें बेसिस याद है, मीनिंग याद है, तो ये वाले जो आखिरी के पॉइंट से तुम आराम से फॉर्म कर पाओगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा रहता है करंट अकाउंट और उसके कंपोनेंट। फिर एक और क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कैपिटल अकाउंट और उसके कंपोनेंट। तो करंट अकाउंट और उसके कंपोनेंट क्या है, मतलब करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं, किस टाइप की ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले तो यार करंट अकाउंट की डेफिनेशन है। डेफिनेशन मेरे भाई आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। आप किसी भी चैप्टर में इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन अपने आप मत बनाना, मार्क्स कटते हैं। डेफिनेशन हमेशा हमारे को बुकिश लैंग्वेज में ही लिखनी होती है। तो अब सबसे पहले करंट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, यूनिलेटरल ट्रांसफर। चौथा जो कैपिटल ट्रांसफर है उसको छोड़ के सारा इसमें जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। एक होता है स्टॉक, एक होता है फ्लो। डेफिनेशन से पता चल रहा है कि एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर एक एमसीक्यू फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट देखो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब एक चीज याद रखना, कंपोनेंट्स में ना हेडिंग तो मेरे भाई आपको लर्न करनी ही करनी है, और कीवर्ड्स मैंने ये अंडरलाइन कर दिए, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिए। तो गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट करेंगे माल तो बाहर जाएगा, लेकिन पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो देखो कहां पर आएगा, रिसीट फ्रॉम एक्सपोर्ट। पैसा आएगा तो कहां जाएगा, पॉजिटिव साइड और क्रेडिट। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में समझाया था क्रेडिट डेबिट का मीनिंग, और इंपोर्ट का नेगेटिव साइड और डेबिट सेम चीज है। ट्रेड डेफिसिट ये तुम्हारे आंसर का पार्ट नहीं है, ये आपको वैसे पता होना चाहिए कि इसका
मीनिंग क्या है? डेफिसिट मतलब खर्चे ज्यादा हैं, सरप्लस मतलब रिसीट्स ज्यादा है। सिंपल मीनिंग पता होना चाहिए। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट मैंने लिखा है। आंसर में हेडिंग याद कर लेना, ये जो अंडरलाइन कीवर्ड्स हैं वो याद कर लेना, स्टॉक है या फ्लो है वो भी मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया है। अब आगे देखते हैं। आगे आपके पास नेक्स्ट हेडिंग आपको फिर से याद करनी है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज कौन सी है ये तुम्हें याद करके जाना पड़ेगा, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये याद कर लेना मेन की इसमें कौन सी सर्विसेज है, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। अपने आप से और कोई सर्विसेज मत लिखना। अगेन वही रूल रहेगा भाई, पेमेंट करेंगे तो नेगेटिव साइड पे जाएगा, पैसा आएगा तो पॉजिटिव साइड पे जाएगा। लैंग्वेज सेम ही है, पुराने पॉइंट और इस पॉइंट का आंसर की लैंग्वेज सेम ही है। नेक्स्ट देखो, यूनिलेटरल या अनरिक्वेटेड मतलब होता है वन साइडेड ट्रांजैक्शन, या फिर उसके लिए यहाँ पे वर्ड है वन वे ट्रांजैक्शन। कीवर्ड्स मैंने अंडरलाइन करे, कीवर्ड्स तुम्हारे याद करने के लिए अंडरलाइन मैंने यहाँ पर करे। सेम चीज है यहाँ पे, रिसीट्स मतलब पैसे का आना, कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड। और यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब बाहर, अगर वन साइडेड हम बाहर पैसा भेजेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को तो नेगेटिव, क्योंकि पैसा हमारी इकोनॉमी से हमारे देश से बाहर जा रहा है तो नेगेटिव मतलब डेबिट साइड। सेम ही लैंग्वेज चल रही है हर एक पॉइंट में। और डेबिट क्रेडिट का मीनिंग मैंने तुम्हें बता दिया। आपको सिर्फ हेडिंग याद करनी है, हेडिंग और अंदर का कीवर्ड याद कर लो, फिर तुम आराम से इजीली फॉर्म कर पाओगे। नेक्स्ट है इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। मान लो भाई हमारे पास बाहर के किसी देश में, मान लो कनाडा में अपने पास कोई प्रॉपर्टी है तो वहां से हमारे को रेंट आएगा ना। मेरे पास अगर बाहर के देश में प्रॉपर्टी है, मैं किराए पे चढ़ाऊंगा तो रेंट आएगा, तो रेंट बाहर के देश से अपने पास आएगा। तो इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स मतलब अगर इसका रिवर्स भी तो इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम इन द फॉर्म ऑफ, कैसे आ सकता है, ब्याज की फॉर्म में पैसा बाहर के देश से आ सकता है, रेंट की फॉर्म में आ सकता है, कहीं बिजनेस कर रहे हैं बाहर के देश में वहां पैसे लगाए तो प्रॉफिट की फॉर्म में भी पैसा आ सकता है, और इसका रिवर्स भी यहां से बाहर भी जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स हो जाएंगे करंट अकाउंट में। नेक्स्ट करते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैपिटल अकाउंट और उसके कंपोनेंट्स। इसमें याद रखना या तो एसेट में बदलाव आएगा, एसेट ऊपर नीचे होगा, या फिर लायबिलिटी ऊपर नीचे होगा, या फिर चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये 3 इसके कंपोनेंट होते हैं, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या एसेट और लायबिलिटी में बदलाव आएगा किसका, या फिर हम मतलब किस में बदलाव आएगा, किसकी एसेट में, किसकी लायबिलिटी में, या तो हमारी सरकार की या फिर हमारे लोगों की, या तो सरकार की या फिर हमारे लोगों की। तो ये जो वाली जो ट्रांजैक्शन है जिसमें सरकार की एसेट लायबिलिटी है, पब्लिक की एसेट लायबिलिटी या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बदलाव आता है, ये ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड होती है, ये होती है कैपिटल अकाउंट में। तो अब यहाँ पे देखो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ये फ्लो नहीं रहता। जो करंट अकाउंट है वो फ्लो है, कैपिटल अकाउंट आपका स्टॉक है, एमसीक्यू आ सकता है। कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, अच्छा ये 2 बार लिखा है। कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, रेजिडेंट मतलब हमारे देश में रहने वाले लोग, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, which cause a change in the assets और liabilities, assets और liabilities में बदलाव आ रहा है of the residents of the country और its government, या तो वहां के लोगों में, रेजिडेंट्स में, या फिर वहां की सरकार की एसेट लायबिलिटी में बदलाव है। तो ये डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोनेंट देखो भाई, हेडिंग तो आपको याद करनी है। अब बोरोइंग करेंगे या लेंडिंग करेंगे तो आप ध्यान से समझो। अगर मैं बोरो करता हूँ पैसा तो मेरे पे कर्जा चढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं किसी और को पैसा दे रहा हूँ उधार पे तो उसके सर पे कर्जा चढ़ रहा है, तो ये एक तरीके से क्रिएशन ऑफ एसेट है। अगर मैं बोरो करता हूँ तो लायबिलिटी है मेरे लिए, बट मैं किसी और के सर पे उधार डालता हूँ तो लायबिलिटी उसके सर पे, मेरे लिए वो चीज़ फिर क्या है, एसेट है। तो वो यहाँ पर आएगा कैपिटल में, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी का बदलाव हो रहा है तो वो यहाँ पर आएगा। अभी कीवर्ड्स अंडरलाइन कर देता हूँ, पहले तुम्हें समझा देता हूँ। अगला है इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम बाहर के देश में पैसा इन्वेस्ट करेंगे या बाहर के देश से कोई हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो ये क्या है, कैपिटल ट्रांसफर है या फिर एक कैपिटल ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। तो वो वाली चीज हो गई। तीसरा यहाँ पर है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला पॉइंट मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब तुम ये समझ लो कि जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई के पास ना बहुत सारे डॉलर पड़े हैं, डॉलर, यूएस डॉलर। आरबीआई के पास ना बहुत सारे डॉलर पड़े हैं और ये क्या है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। मान लो आरबीआई इन डॉलर को कम करता है। अब कम कैसे करेगा, मतलब मान लो भाई अगर तुम्हारी जेब में $100 है, $100 कम कैसे होंगे, तुम्हें उनको स्पेंड करना पड़ेगा, तभी कम होंगे ना तुम्हारी जेब से। तो यहाँ पर आरबीआई कैसे कम करेगा, आरबीआई उसको कम कर सकता है सेल करके। आरबीआई स्पेंड नहीं करेगा, आरबीआई करेगा सेल करेगा, मतलब डॉलर मार्केट में उतारेगा। सेल किसको करेगा, सेल कर देगा ये कमर्शियल बैंक्स को सेल कर देगा। और कमर्शियल बैंक्स को जब सेल करेगा ना, कमर्शियल बैंक इनको रुपीस ऑब्वियसली देंगे, एक्सचेंज मतलब इनको यहाँ पे कैश में रुपीस मिल जाएगा,
लेकिन बदले में डॉलर मिल जाएंगे। आपको सिर्फ डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, रुपीस के बारे में इग्नोर कर दो। तुम्हें यह समझना कि आरबीआई ने डॉलर सेल कर दिया कमर्शियल बैंक्स को, तो कमर्शियल बैंक्स के पास अगर डॉलर आ गया मतलब हमारी इकोनॉमी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में डॉलर का जो अमाउंट है वो बढ़ गया, मतलब इनफ्लो हो गया। यहां पर डॉलर का अमाउंट जो है इनफ्लो हो गया। बट अगर आरबीआई ने डॉलर सेल किया तो इसने अपने डॉलर कम किए, यानी कि यहां पर इसने क्या किया, विड्रॉल किया। इसका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम हुआ, विड्रॉल हुआ, इसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हुआ, यहाँ पे आरबीआई का रिजर्व कम हुआ, बट वही डॉलर की क्वांटिटी कमर्शियल बैंक में पहुंच गई, यानी कि इकोनॉमी में डॉलर बढ़ गया। तो इकोनॉमी में डॉलर बढ़ गया तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव साइड पर रिकॉर्ड करना। तो अब यहां पर मैंने तुम्हारे लिए कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिए, स्टार्टिंग से एक बार ही समझ लेते हैं। हेडिंग तो आपको देखो लर्न करनी ही पड़ेगी। अगर हमारे पास पैसे का इनफ्लो हो रहा है, चाहे कर्जा ही हमारे सर पे चढ़ रहा है लेकिन पैसा तो पॉजिटिव हो रहा है ना, इनफ्लो तो हो रहा है ना, तो पॉजिटिव मतलब क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर मैं किसी और के सर पे कर्जा चढ़ा रहा हूं तो मैं पैसा तो उसको दे रहा हूं ना, तो यहां से पैसा तो बाहर जा रहा है ना, तो वहां पर लेंडिंग हो रही है, तो नेगेटिव साइड यानी कि डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कीवर्ड्स याद करना है, हेडिंग आपको याद करनी है, स्टॉक है, फ्लो है वो बता दिया, डेफिनेशन तुम्हें मैंने बता दिए। अब यहाँ पे आगे देखो, मैं तुम्हें विद मीनिंग बता रहा हूं ताकि यार तुम्हें चीजें याद करनी आसान हो। तो आपको वीडियो पॉज करना है या तो स्क्रीनशॉट मारनी है, लिख लो यार, बेस्ट पता है कि आप लिख लो। आप जब भी पढ़ रहे हो हेडिंग्स और कीवर्ड्स लिख लो, और उस जब तुम लिखोगे ना तुम्हारी लर्निंग स्पीड भी थोड़ी सी इंप्रूव होगी उस टाइम पर। तो अब आप यहाँ पे देखो, इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम, अगर इन्वेस्टमेंट्स बाहर से हो रही है हमारे देश में, बाहर के देश का पैसा हमारे देश में आ रहा है, तो पैसे का इनफ्लो है ना, तो क्रेडिट साइड। अगर हमारे देश की कंपनी, इन्वेस्टमेंट्स बाय इंडियन रेजिडेंट्स, अगर हमारे देश के लोग बाहर की कंपनी खरीदेंगे, अगर तुम यहाँ बैठे बैठे यूएस का स्टॉक खरीदोगे, एप्पल का, माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये क्या हो जाएगा भाई, पैसे का आउटफ्लो हो गया ना, तो नेगेटिव साइड यानी कि डेबिट साइड, ठीक है, जस्ट रिवर्स है, पहले का जस्ट रिवर्स है। अगला है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये पूरी कहानी मैंने तुम्हें समझाई है, और ये जो कहानी मैंने तुम्हें समझाई है ये सेम लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे। एनी विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व, विड्रॉल मतलब रिजर्व जैसे ही कम होगा, इज रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड। हालांकि रिजर्व कम हो रहा है लेकिन पॉजिटिव साइड इसलिए क्योंकि मार्केट में डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है तो पैसा मार्केट में आ रहा है, और सेम उसका उल्टा, एडिशन के लिए उल्टी लाइन। तो ये मेन चीज है, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए, ये बेशक तुम्हें एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करना, लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला करेंगे ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग का डिफरेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए, सिर्फ रटो मत, इसका मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है इस टॉपिक से, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। तो एक मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल समझाने से पहले मैं तुम्हारे को ना सिर्फ एक ऊपर से पहले मीनिंग बताता हूं ऑटोनोमस का, अकोमोडेटिंग बाद में समझेंगे। ऑटोनोमस का क्या मीनिंग है, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जो ट्रांजेक्शन की जाती है, पैसा कमाने के लिए जो ट्रांजेक्शन की जाती है उसको हम ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। तो आपके सामने ये 4 ट्रांजेक्शन लिखी है, ये चारों की चारों ट्रांजेक्शन है ऑटोनोमसी, चारों की चारों है ऑटोनोमसी। अब पहली 2 और ये इन दोनों में कुछ फर्क है, तो हम पहले फर्स्ट 2 पढ़ते हैं। तो फर्स्ट 2 जो है कह रहा है इंडिया ने यूएसए को एक्सपोर्ट किए, ईएक्सपी मतलब एक्सपोर्ट किए गुड्स। अगर हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा मिलना चाहिए, अगर हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा मिलना चाहिए। तो अगर इंडिया ने यूएसए को गुड्स एक्सपोर्ट करे तो फॉर एग्जाम्पल हमें 100 रुपीज मिले, ठीक है, समझने के लिए इमेजिनरी वैल्यूज में ले रहा हूं, मान लेते हैं 100 रुपए मिले। अब दूसरी ट्रांजेक्शन है, इंडिया ने सऊदी अरेबिया से गुड्स इंपोर्ट किया, अगर हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो मुझे पैसा बाहर देना है। तो लेट से मैंने जब इंपोर्ट किया तो मैंने ज्यादा इंपोर्ट करा और मुझे अब बाहर देने हैं 150 रुपीज। तो अब मेरी बात ध्यान से सोचो, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने पहले एक्सपोर्ट किया 100 रुपये और मैंने बाद में मेरे को किसी को 150 देने हैं, तो अगर देखा जाए तो मैं 50 रुपये देने के लायक नहीं हूँ इस सिचुएशन में, क्योंकि मेरे पास खाली 100 आए तो मैं मैक्सिमम 100 ही दे सकता हूँ, लेकिन मैं देने कितने 150, तो मेरे पास 50 रुपये का यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा। इन दोनों ट्रांजैक्शन में यहाँ पर मेरे पास 50 रुपये का क्या आ जाएगा, एक डेफिसिट आ जाएगा। और ये दोनों ट्रांजैक्शन अगर तुम ध्यान से देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में जाती थी, करंट अकाउंट में पहली 3 जाती थी ना, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलेटरल ट्रांसफर, तो ये उनमें से ही है। तो करंट अकाउंट का बैलेंस, अगर हमारे देश में सिर्फ ये 2 ट्रांजैक्शन है तो करंट अकाउंट का डेफिसिट बैलेंस है इन दोनों ट्रांजैक्शंस का, और ये दोनों ट्रांजैक्शन क्या है, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए ट्रांजैक्शंस की गई है। इतना समझ आया। अब आगे देख लेते हैं, मान लेते हैं कि 2 ट्रांजैक्शन ऐसी भी हैं जो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करी जाएंगी। ये 2 ट्रांजैक्शन जो है ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करी जाएंगे। अभी जस्ट कंपोनेंट्स बताए कि पैसा इन्वेस्ट करना, एसेट लायबिलिटी में जब बदलाव आता है वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो मान लेते हैं जापान की कंपनी इंडिया में फैक्ट्री लगाना चाहती है, जापान की कंपनी इंडिया में
फैक्ट्री लगाना चाहती है तो वो हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो लेट्स से उन्होंने 25 रुपीज़ इन्वेस्ट करे, सिर्फ 25 रुपये एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, समझने के लिए। तो 25 रुपये हमारे पास आएंगे ना भाई। अगर कोई बाहर के देश से यहाँ काम करना चाहता है तो अपने देश से पैसा भी तो लाएगा, पैसे हम थोड़ी देंगे उसको, तो वो लेकर आएगा पैसे। किसी बाहर के इन्वेस्टर को इंडिया में शेयर खरीदने, मान लो किसी को टाटा के शेयर खरीदने, रिलायंस के शेयर खरीदने, तो भी पैसा बाहर के देश से हमारे देश में आएगा। तो मान लेते हैं वो कितने लाया, 15 रुपये लेकर आया। तो अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 40 रुपीज़ का पॉजिटिव बैलेंस है। तो कैपिटल अकाउंट में हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस कितना दिख रहा है, यहाँ पर 40 रुपीज़ का दिख रहा है। अब अगर हम यहाँ पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखते हैं तो आप ध्यान से एक चीज़ नोटिस करोगे कि अगर हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखते हैं तो दोनों का नेट इफेक्ट देखो, दोनों का नेट इफेक्ट, यानी कि करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन ये हो रही है कि मुझे करंट अकाउंट में तो कह रहा है 50 रुपये किसी को देने हैं और यहाँ से मेरे पास कैपिटल अकाउंट कह रहा है 40 रुपये आए हैं, तो अभी भी ना 10 रुपये में शॉर्ट हूँ। अगर मैं देश की बात करूँ, अपने आप को देश के पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं, तो अभी भी हमें 10 रुपये की कमी पड़ रही है। तो ये जो 10 रुपये की कमी पड़ रही है तो हम किसी का पैसा मारेंगे नहीं, हमें 10 रुपये देने हैं। अब जब भी आपको कोई डेफिसिट आ गया करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है, पैसा कमाने की वजह से कुछ ट्रांजैक्शन की गई, तो पैसा कमाने की वजह से ना हम 10 रुपये के डेफिसिट में आ गए। तो अब ये जो 10 रुपये की कमी पूरी करने के लिए जो अब हम एक नई ट्रांजैक्शन करते हैं उसको बोला जाता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो अब अगर ये 10 रुपये की कमी पूरी करने के लिए जो न्यू ट्रांजैक्शन होगी ताकि ये बैलेंस अपना जीरो हो जाए, तो वो जो न्यू ट्रांजैक्शन होगी उसको बोला जाता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो अब अगर मान लो मुझे 10 रुपये चाहिए तो मैं 10 रुपये कहाँ से ला सकता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शंस रहती हैं और दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन है 10 रुपये का लोन ले लो, बोरो कर लो, या फिर हम अपने देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूज कर लें, मतलब हमारे जो डॉलर्स हैं जो आरबीआई पे रिजर्व पड़े उसका इस्तेमाल कर लें। तो उसको बोला जाता है, ये जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की नेट इफेक्ट की वजह से ये जो कमी पेशी हो गई, इस कमी पेशी को पूरा करने के लिए जो एक नई ट्रांजैक्शन करते हैं उसको बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। और वो कैसे होती है, बोरो से या फिर फॉरेक्स रिजर्व के इस्तेमाल से। अब देखो इसका तुम डिफरेंस का टेबल और तुम्हें एक एक वर्ड बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। जो मैंने एग्जांपल बताया उस एग्जांपल को अगर तुमने सुना है तो ये डिफरेंस का टेबल तुम्हें ऐसे याद होगा। अब ध्यान से देखो, हमेशा एग्जाम में देखो मार्क्स लाने की टेक्निक के लिए बेसिस लर्न करके जाना मेरे भाई। मीनिंग, इफेक्ट्स, ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो अगर तुम लैंग्वेज रीड करोगे क्या करें, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो प्रॉफिट कमाने के लिए करी जाती है। मैंने जो तुम्हें एग्जांपल दिया चारों की चारों ऑटोनोमस ही थी। अकोमोडेटिंग क्यों थी, वो जो लास्ट ट्रांजैक्शन थी 10 रुपए की कमी वाली, ये क्यों करी गई थी, ये तब करी जाती है टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस की वजह से जो हमारे को कमी पेशी हो जाती है वो पूरा करने के लिए जो न्यू ट्रांजैक्शन करते हैं उसको अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन और इंडिपेंडेंट, इसको बीओपी से कोई मतलब नहीं, ये तो हम पैसा कमाने के लिए करी जा रहे हैं, बीओपी के बैलेंस से कोई मतलब नहीं। अकोमोडेटिंग करते हैं ताकि हमारा जो बैलेंस है वो मेंटेन हो पाए, ये हम बाद में करते हैं, पहले हमारी नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होती रहती है जिसमें हम प्रॉफिट करते हैं। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कैपिटल करंट दोनों में होती है। तुम्हारे को मैंने यहाँ पे एग्जांपल में देखो, ये कैपिटल अकाउंट की 2 ट्रांजैक्शन लिखी, ये करंट की 2 ट्रांजैक्शन लिखी, दोनों ही ऑटोनोमस है, ठीक है, तो ये दोनों में चली जाती है। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस खाली कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती है। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है, एक को अबव द लाइन बोलते हैं, दूसरे को बिलो द लाइन बोलते हैं, तो ये आपके दूसरे नाम हो जाएंगे, ये याद करके जाना है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सेम चीज़ है, कोई भी डेफिसिट सरप्लस ऑटोनोमस में अगर हो गया तो अकोमोडेटिंग के जरिए उसको बैलेंस करा जाता है। ये सेम चीज़ है जो मैंने तुम्हें पूरे एग्जाम्पल में समझाई है, तो इसको भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैराग्राफ रीड करके जाना है। अब आगे देखते हैं भाई, यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरप्लस का मीनिंग अपने आप में पूछा जा सकता है बीओपी में, तो आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पे देखो सरप्लस के लिए कीवर्ड्स मैंने अंडरलाइन करे, रिसीट ज़्यादा है पेमेंट से, और अगर रिसीट ज़्यादा है पेमेंट से मतलब हमें देखो सरप्लस का मतलब है कि हमारे पास बाहर का डॉलर आएगा, हमारे को देना नहीं, हमें कमी नहीं, कमी उनको पड़ गई। अगर हमें सरप्लस है तो उनको डेफिसिट है, तो कमी उनको पड़ गई, मतलब हमारे पास ज़्यादा डॉलर या ज़्यादा फॉरेन करेंसी आएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा है, द सेंट्रल बैंक मे यूज सरप्लस टू परचेज फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटीज और गोल्ड। नेक्स्ट देखो भाई, इसका जस्ट उल्टा है, डेफिसिट का भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स बताए हैं उनको एक बार जाकर प्लीज़ देख लो ताकि तुम्हें चीज़ें याद करनी आसान लगे। अब सेम लैंग्वेज है, बस उल्टा कर देगा, डेफिसिट के आंसर में सेम लैंग्वेज अगर तुम रीड करोगे उल्टा कर देगा और तुम्हारा ये बीओपी वाला टॉपिक ओवर है। नेक्स्ट मूव करेंगे भाई फॉरेन एक्सचेंज के सवालों पे। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है फॉरेन एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल का डिफरेंस। बट मैं तुम्हें बता दूं, ये वाला जो चैप्टर है ना फॉरेन एक्सचेंज वाला, इसमें से यूजुअली एमसीक्यूज
ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को ना रीडिंग बहुत ध्यान से लगाना, कहीं एमसीक्यू आ जाए तो ऐसा ना हम सॉल्व ना कर पाए। तो अब यहाँ पे देखो डिफरेंस का टेबल है, अगेन आपको बेसिस याद करके जाने हैं। फिक्स्ड में देखो इसका मीनिंग है, फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग होता है कि भाई हमारे देश की करेंसी छोड़ के बाकी सारी देश की करेंसी हमारे लेके है फॉरेन एक्सचेंज। जैसे हमारे इंडिया की क्या है, डोमेस्टिक करेंसी रुपीज़ है, तो अब रुपीज़ के अलावा बाकी जितनी करेंसी हो गई, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, जितनी भी करेंसी तुम्हारे माइंड में सारी की सारी अपने लिए क्या हो जाएंगी, फॉरेन एक्सचेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे रेट का क्या मतलब है, रेट का मतलब ये है कि $1 को हम कितने रुपीस में वैल्यू करते हैं, ये हमारा रेट है। मान लो $1 आज की डेट में अगर 90 रुपीस का चल रहा है, तो ये क्या हो गया, रेट हो गया कि $1 इक्वल्स टू हाउ मच रुपीस। तो अगर ये फिक्स कर दे गवर्नमेंट की $1 इज इक्वल टू 90 रुपीस, फिक्स कर दिया, रोज का यही रेट है, सेम रेट है, तो इसको बोलते हैं फिक्स करना। फ्लेक्सिबल का मतलब है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई रेट को चेंज करती रहेंगी, उसमें कुछ फिक्स नहीं होगा, रेट बदलता रहेगा, तो ये हो जाएगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। रेट मतलब $1 के सामने कितने रुपीस लगते हैं ताकि वो दोनों इक्वल वैल्यू के हो जाए। अब आगे समझते हैं, देखो फिक्स एक्सचेंज रेट में रेट तो फिक्स हो गया, गवर्नमेंट ने फिक्स करा, ये चीज यहां पर आपको लिखनी है। और पहला पॉइंट याद रखना, ये बहुत लैंग्वेज में बदलना, इट इज ऑफिशियली फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और एनी अदर करेंसी बाय गवर्नमेंट, ये चीज याद रखना, लैंग्वेज आपको नहीं बदलनी है। पहले फिक्स बताता हूँ, उसका जस्ट उल्टा ही तुम्हारा फ्लेक्सिबल रहने वाला है। तो यहाँ पे किस पे कंट्रोल है, सारा कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल है, क्योंकि फिक्स सरकार ने किया है और सरकार ने फिक्स करे तो एक्सचेंज रेट जनरली रिमेन स्टेबल। फिक्स का मतलब स्टेबिलिटी होता है कि बदलाव ना आए, तो वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं। गवर्नमेंट को ना यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने पड़ते हैं। देखो अगर मार्केट में डॉलर की डिमांड हो गई, अगर हमें डॉलर चाहिए तो रेट में फर्क आ सकता है, लेकिन फर्क ना आए ना तो ये खुद ही डॉलर सप्लाई कर देता है, आरबीआई अपने रिजर्व से डॉलर सेल कर देता है, डॉलर की सप्लाई छोड़ देता है, ताकि मार्केट में जितनी डिमांड बढ़े उसी हिसाब से सप्लाई भी बढ़ जाए, ताकि जो रेट है वो फिक्स का फिक्स रहे। तो ये काम करती है सरकार फिक्स्ड रेट को मेंटेन करने के लिए, फिक्स रखने के लिए। अब यहाँ पे दो टर्म्स होती हैं, डीवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, और यहाँ पे दो वर्ड चलती है, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, ये याद रखना। फ्लेक्सिबल में कौन सी टर्म्स चलती है, फिक्स्ड में कौन सी टर्म्स चलती है वो। अब यहाँ पे कीवर्ड्स के डीवैल्यूएशन में डिक्रीज है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन में इंक्रीज है लेकिन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या, मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ये लैंग्वेज के कीवर्ड्स याद रखना, ऐसा ना हो कि भाई तुम कीवर्ड्स मिक्स कर दो, इस डिफरेंस में सारा काम ही कीवर्ड्स का है। तो ये तुम्हारा डिफरेंस है, बेसिस हर बच्चा याद करके जाएगा। और इसके बाद अगर तुम फ्लेक्सिबल पढ़ोगे तो जस्ट उल्टा है, यहाँ पे मार्केट फोर्सेस से डिमांड सप्लाई हो रही है, नो गवर्नमेंट, एक्सचेंज रेट बदलता रहता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल है ना, कीप्स ऑन चेंजिंग, तो जस्ट उसका रिवर्स है। तो इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे भाई, तो यहाँ पे व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर राइज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, हमें फॉरेन की करेंसी क्यों ज्यादा डिमांड में हम कर सकते हैं, हमें डिमांड क्यों करनी है। लेट्स से डॉलर की बात करते हैं, तो अगर $1 की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर $1 आज की डेट में, वैसे तो ज्यादा है बट जो लैंग्वेज आंसर में लिखे मैं उस हिसाब से लिखता हूं, अगर $1 74 का है, आंसर के हिसाब से डॉलर की वैल्यू लिखी है, और अगर ये सस्ता हो जाए, मतलब मान लो अभी हम तो इंडिया में रहते हैं ना, तुम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, अभी 74 रुपीज खर्च के तुम्हें $1 मिलता है, मान लो 70 रुपीज खर्च के तुम्हें $1 मिल जाए, ठीक है, या फिर मान लो 70 की जगह मान लो 50 रुपीज का मिल जाए, $1 50 में मिल गया, तो देखा जाए तो डॉलर सस्ता हो गया ना, रुपीज स्ट्रांग हो गया, डॉलर सस्ता हो गया। तो अगर ऐसा हो जाए तो हमारे को यूएस से गुड्स इंपोर्ट करना अब चीप लगेगा, यूएस से गुड्स इंपोर्ट करना हमारे लिए चीप हो जाएगा, उनके गुड्स हमें अब सस्ते लगेंगे, क्योंकि अब हमें 50 रुपये खर्च के ही $1 मिल जाता है, 100 रुपये में तो अब हमारे पास $2 हो जाते हैं, तो हम उनका सामान इजीली खरीद सकते हैं डॉलर्स में स्पेंड करके। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ हम वहाँ पर टूरिज्म के तौर पर उनकी कंट्री में घूमने भी आराम से जा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास रुपीज़, मतलब अब 50 रुपये में ही $1 मिल जाता है, तो अगर किसी पर 10,000 रुपये भी है तो उसके पास भी बहुत सारे डॉलर हैं, टूरिस्ट के तौर पर आराम से वो घूमकर आ सकता है। तो ये एक रीज़न है कि अगर उनकी करेंसी की वैल्यू गिर जाए, अगर फॉरेन करेंसी वीक हो जाए, तो ये रीज़न है जिससे डिमांड बढ़ सकती है उनकी करेंसी की। तो यहाँ पे पहला आंसर ये राइज का क्या है, व्हेन प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी फॉल्स, ठीक है, तो इंपोर्ट करना आसान है, इंपोर्ट करना आसान है क्योंकि सस्ता पड़ेगा उनका सामान। और दूसरी चीज़ है, अगर प्राइस कम होता है तो हमारे को टूरिज्म के तौर पर भी हम उस कंट्री में ज़्यादा जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि भैया बहुत सारे लोग ना सट्टा खेलते हैं शेयर बाजार में, इसको स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज बोलते हैं, जो अपनी करेंसी के इंक्रीज डिक्रीज, करेंसी के प्राइसेस के ऊपर जाना नीचे जाने पे कुछ ना कुछ बेट्स लगाते हैं, मतलब लीगल बेट्स होती हैं ऑब्वियसली, और उसमें वो पैसा कमाते हैं। कीवर्ड्स यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए मार्क कर दिए, ठीक है, ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं है, सारी एग्जाम्पल वाली लैंग्वेज है, तो याद करने का कुछ ज़्यादा चक्करबाजी इसमें है नहीं।
अब इसी का रिवर्स, मेजर रीजन फॉर राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाए। तो इसका एग्जांपल है जैसे मान लो $1 का प्राइस, अब डॉलर मजबूत हो गया, अब डॉलर हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। $1 का प्राइस पहले मान लो था 70 रुपीज, अब $1 74 का है, मतलब कि भाई अब हमें और ज्यादा रुपीज चाहिए तब जाके हमें $1 मिलता है, जो कि रियलिटी भी है। हमेशा से ही डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग ही होता रहता है, रुपीज वीक ही होता रहता है, जो रियलिटी रहती है। तो अब तुम अगर यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो उनके देश के लोगों के लिए हमारे देश से सामान खरीदना बहुत ज्यादा ईजी है। और अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट से ज्यादा करेंगे, हम यहाँ से एक्सपोर्ट, सामान का एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि उनके लिए हमारे देश का सामान खरीदना सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि हमारे देश में 70 की चीज़ तो 70 में है, लेकिन उनके $1 की वैल्यू अब 70 से बढ़ गई, ठीक है। तो उनको अब ₹4 का एक्स्ट्रा सामान मिल रहा है, फ्री सामान मिल रहा है, क्योंकि हमारी करेंसी वीक हो गई है। दूसरा, ये लोग हमारे देश में घूमने आराम से आ सकते हैं टूरिज्म के तौर पर, क्योंकि अब ये सस्ते में घूम लेंगे। अगर मान लो पहले $10 थे, तो पहले $10 थे अगर इनके पास, तो इसका मतलब है पहले इनके पास कितने थे, 700 रुपये थे, लेकिन अभी भी उनके पास $10 ही हैं, लेकिन अब इनके पास कितने हो जाएंगे, 740 रुपीज़। तो ये जो 40 रुपये फ्री के आए हैं ना, ये फ्री के पैसों की वजह से ही हमसे सामान भी ज़्यादा खरीद सकते हैं, वो जो फ्री एक्स्ट्रा मनी है वहाँ से टूरिज्म भी कर सकते हैं। मान लो इनको हमारे देश में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई शेयर वगैरह खरीदना है, कुछ भी करना है, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो गया। तो यहाँ पर अब तुम्हारे पास यही एग्जाम लैंग्वेज लिखी है, व्हेन प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी राइजेस, अब उनकी करेंसी स्ट्रांग हो गई है, डोमेस्टिक गुड्स जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे, डोमेस्टिक मतलब हमारे देश की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। इट इंड्यूसेस द फॉरेन कंट्री टू इंक्रीज देयर इंपोर्ट्स, उनका इंपोर्ट बढ़ेगा, मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उनका इंपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट। एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, फॉर एग्जाम्पल इफ प्राइस, ये वही है 70-74 जो मैंने तुम्हें बताया, सेम एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, व्हेन प्राइस, अच्छा ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बस कमाने से मतलब है, फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़े घटे इन्हें कमाना है, तो ये पॉइंट तो कॉमन है, दोनों जगह तुम लिख सकते हो, दोनों आंसर में। नेक्स्ट देखो, व्हेन प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी राइजेस, इन्वेस्टमेंट बाहर से आराम से हो जाएगी हमारे देश में, ठीक है। यही चीज मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि उनको परचेजिंग पावर बढ़ गई, परचेजिंग पावर अभी बताया ना 70 रुपीज था, अब उनको $1 में 74 मिल रहे, तो ₹4 एक्स्ट्रा मिल रहे, तो ₹4 का सामान ज्यादा खरीद सकते हैं, तो परचेजिंग पावर उनकी बढ़ जाएगी। व्हेन प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी राइजेस, टूरिज्म वाला पॉइंट भी भाई आ जाएगा, टूरिज्म बढ़ जाएगा, क्योंकि अब सस्ते में वो यहाँ पर घूम सकते हैं। अगला सवाल देखो, कह रहे हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रीसिएशन का इफेक्ट डोमेस्टिक करेंसी पे, बाहरी करेंसी पे नहीं, खाली डोमेस्टिक करेंसी पे। पहले तो देखो डेप्रीसिएशन का मीनिंग समझ लो भाई, अगर तुम्हारा $1, ठीक है, अगर हम यहाँ पर $1 का प्राइस लिखें, $1 का प्राइस पहले 70 रुपीज था, और आज की डेट में $1 का जो प्राइस है वो 74 हो गया, तो ये खुशी की बात नहीं है। तुम सोचो भाई प्राइस बढ़ गया, बढ़िया हो गया, खुशी की बात नहीं है भाई, डॉलर स्ट्रांग हो गई, रुपीस वीक हो गया, इसका मतलब ये है कि पहले $1 70 का था, अब अगर तुम्हारे पास $1 है तो अब तुम्हें 74 रुपीज मिलेंगे, तो मतलब उसको ₹4 फ्री के मिल रहे हैं, तो ये डेप्रीसिएशन हो गया रुपीस का, ठीक है, ये डेप्रीसिएशन हो गया किसका, रुपीस का, यानी कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी का। तो अब तुम खुद सोचोगे अगर हमारी करेंसी वीक हो जाएगी तो अब तुम्हें सोचना है एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन दोनों जगह पर तुम्हें इफेक्ट सोचना है। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम यहां से गुड्स एंड सर्विसेज बाहर बेचेंगे, अगर मैं गुड्स बाहर भेजूंगा तो मुझे बाहर से पैसा आएगा। अब तुम सोचो यूएस वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हमारा रुपीस वीक हो जाएगा, रुपया कमजोर हो जाएगा, तो उनके लिए हमारे यहाँ सामान खरीदना आसान होगा, क्योंकि अब वो और ज्यादा सामान खरीद पाएंगे। अगर किसी के पास $1 था तो पहले उसको 70 रुपीज का सामान मिलता था इंडिया में, आज की डेट में अगर उसके पास $1 है, उसकी कोई तरक्की नहीं हुई, लेकिन वो यहाँ से अब ज्यादा सामान खरीद सकता है। तो यानी कि एक्सपोर्ट्स की जो वॉल्यूम है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो बढ़ जाएगी। सिमिलरली अब हमारे को अगर मान लो यूएस से कोई सामान खरीदना है तो हमारे लिए वहां की चीजें और महंगी हो जाएंगी। पहले वो 70 रुपीज हमें देते थे, मतलब हम उनको 70 रुपीज देते थे, तब वो हमें $1 का कुछ देते थे। अब हमें वही $1 की अगर टॉफी चॉकलेट खरीदनी है तो अब हमें उन्हें 74 रुपीज देने पड़ेंगे, मतलब हमारे लिए वहां का सामान खरीदना महंगा पड़ेगा। तो हम आइडियली हमें इंपोर्ट कम करना चाहिए, हमें ज्यादा उनका सामान नहीं लेना चाहिए। तो अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, इंपोर्ट कम होंगे, तो नेशनल इनकम, जो तुम्हारी नेशनल इनकम है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, नेशनल इनकम तुम्हारी ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीज, यही तीनों पॉइंट्स आपको थ्योरी में आंसर में कैसे लिखने वो मैं तुम्हें यहाँ दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो डेफिनेशन लिखनी है कि डेफिनेशन का क्या मीनिंग है, ये तुम्हें याद करनी पड़नी है।
एग्जाम्पल दीजिए, रुपी को डिप्रिशिएटिंग का मतलब है अगर $1 की वैल्यू 70 से 74 हो जाए, जो मैंने तुम्हें अभी समझाया। सेकंड पॉइंट आप बेशक हटा दो, ये पाउंड अगर तुम्हें नहीं लिखना आ रहा है या बनाना नहीं आ रहा है या रीड करना नहीं आ रहा तो इसका कोई मीनिंग है। फर्स्ट पॉइंट इज मोर देन इनफ इसका। अब इफेक्ट में देखो, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, तो ये तुम्हारे को अपने आप लैंग्वेज बना लेना। सेम एग्जाम्पल रीड करोगे जो मैंने समझाया वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा है। नेक्स्ट देखो भाई, डिक्रीज इन इम्पोर्ट, क्योंकि वहाँ का सामान महंगा पड़ेगा तो डिक्रीज इन इम्पोर्ट। और इंक्रीज इन नेशनल इनकम, यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख कर आना, एज्यूमिंग नो चेंज इन अदर थिंग्स, बाकी चीज़ों में बदलाव ना हो तो ही नेशनल इनकम बढ़ेगी। इसके बाद एक डिफरेंस का टेबल है और डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिस कर लेना यार, अगर तुमने स्टार्टिंग में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट याद भी करा है ना, अगर तुमने स्टार्टिंग में डिफरेंस याद करे तो उसके बाद यहाँ के सिर्फ बेसिस करके चले जाना, अंदर तो सारा सेम ही है। और डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन तो वहां पर भी था, डेफिनेशन तो वहां पर भी था ना स्टार्टिंग में, तो ये तुम्हारा वहां कवर हो जाएगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस यूनिट के। क्या क्या तुम्हें याद करना है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स, प्रॉपर एग्जांपल्स के जरिए मैंने तुम्हें ये पूरा यूनिट समझाया है। 6 नंबर का ये आता है, 3 MCQs के आसपास यहाँ से आते हैं, 3 नंबर का एक सवाल यहाँ पर आता है। तो पूरे वीडियो में जो भी क्वेश्चन आंसर थे तुम्हें याद होने चाहिए, और यहीं पर हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एंड हो जाती है। और इसके बाद हम लोग करेंगे अपनी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई भी सजेशन है, कमेंट है, डाउट है, कुछ भी तुम्हारे माइंड में आता है तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं तुम्हारे कमेंट रीड करूंगा और अकॉर्डिंगली आने वाले वीडियोस लेकर आऊंगा।